जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था और इसमें दो कंसेप्ट हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से रिलेट करते हैं। टाइप्स ऑफ ओपिनियन ब्रीफली हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन अब डिटेल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जो बाज़ औक़ात केस स्टडीज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम्स ना आए। अटेंटिव हो कि आपने डिस्कशन को सुनना है। कंसेप्चुअली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में से एक लेक्चर है जो आज का है। कल भी हमने इसके ऊपर कुछ डिस्कशन की थी, उसको आज क्विकली रिवाइज करता हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। अटेंटिव होके सुनिएगा और अटेंटिव होके इसलिए भी सुनिएगा, आपको मैंने कल बताया था कि अब से ऑनवर्ड हम अपना वो मेंटी क्विज स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में आपके जो भी कंसेप्ट आपने डिस्कस करने हैं, लेक्चर एंड पे हमने उनको इवेल्युएट करना है और उस पर हाँ प्लस प्राइज होगा, बिल्कुल प्राइज भी होगा। तो सबसे पहले लेक्चर का थीम सुन लीजिए। आज के लेक्चर का थीम क्या है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि ऑडिटर जो 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें ऑडिट रिपोर्ट एक एलिमेंट है और इसको कहा जाता है ये सबसे अहम प्रोडक्ट है जो कि एक ऑडिटर प्रोड्यूस करता है, या सबसे अहम पेज है जो कि जिसकी बेस पे सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करती है उस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी की भी ऑडिट रिपोर्ट होगी। इसलिए इसमें सारे डिसीजन ऑडिट रिपोर्ट में जितने भी ऑडिटर डिसीजन करता है वो ठीक होने चाहिए। वो डिसीजन क्या करता है ऑडिटर के कुछ एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए या नहीं, या सबसे अहम डिसीजन ओपिनियन कौन सा होना चाहिए, ये सबसे अहम डिसीजन होता है। इसीलिए आज के लेक्चर में हम ये सीख रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वो ऑडिटर ओपिनियन कैसे डिसाइड करता है क्योंकि सबसे अहम डॉक्यूमेंट है ऑडिट रिपोर्ट। इस ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम एलिमेंट है ओपिनियन, और ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का भी सबसे बड़ा और सबसे अहम डिसीजन होता है कि हमने इस ऑडिट पे कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, इस क्लाइंट की ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, ये सबसे अहम डिसीजन होता है। इसलिए इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अगर ऑडिटर गलत डिसीजन जो जिसका लोगों की जिंदगी पे असर पड़ता है वो ये ओपिनियन है। इसीलिए ओपिनियन के बारे में अच्छे तरीके से सीख लीजिए ताकि जब कभी प्रैक्टिकली भी और केस स्टडी में भी आपसे पूछे कि इस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो आप सही डिसीजन कर सके। हमने सीखा यह था कि जब कभी ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगेगा उसने दो चीजों को सामने रखना है, दो चीजों की बेस पर डिसीजन करना है। सबसे पहला, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी, और दूसरा अगर कोई इसमें मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमैटेरियल मटेरियल के परवेसिव। ठीक है, हम अब लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं, पहले मिस स्टेटमेंट क्या है इसकी एग्जांपल्स, फिर स्कोप लिमिटेशन क्या है इसकी एग्जांपल, फिर हम सीखेंगे दूसरा डिसीजन इमटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, परवेसिव क्या है, ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है कि ये चीज इमटेरियल है ये मटेरियल के परवेसिव है। जब ये दोनों डिसीजन हो गए, यानी पहला डिसीजन मिस स्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन ये क्लियर हो गया, दूसरा इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव ये क्लियर हो गया, फिर अगला डिसीजन बहुत आसान होता है। वो क्या है कि टाइप ऑफ ओपिनियन। अगर मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, अनमोडिफाइड। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड, शाबाश। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स, शाबाश। स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट इमटेरियल है, अनमोडिफाइड, शाबाश। स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड, शाबाश। स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इसका मतलब यह है हमें एक दफा ये पता चल जाए कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, एक दफा ये पता चल जाए ये इमटेरियल है मटेरियल है कि परवेसिव है, उसके बाद हमारे लिए फैसला करना बहुत आसान है कि ओपिनियन कौन सा देना। ऐसे ही है। तो असल आज के लेक्चर में हमने जो सीखना है ना वो ये कि मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है, इसको एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि वो केस स्टडी में भी टेस्ट कर सकता है इन एग्जाम्पल्स को, तो आप पहचान लेंगे। और फिर सीखेंगे कि इमटेरियल कोई चीज कब होगी, मटेरियल कब परवेसिव, हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम के क्वेश्चन में कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। ये दो चीजें। कहानी शुरू करते हैं मिस स्टेटमेंट से। कहता है मिस स्टेटमेंट क्या है, मिस स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनानी चाहिए, और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मोस्ट ऑफ द केसेस आईएफआरएस ही होता है। ठीक है, जिन कंट्रीज ने आईएफआरएस को अडॉप्ट किया है, उन जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, आईएफआरएस। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनेगी तो वो ठीक है, और अगर वो आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है तो वो गलत है। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आईएफआरएस जो चीज रिक्वायर कर रहा है उसमें और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी गई है उन दोनों में जो फर्क होगा वो है मिस स्टेटमेंट। एक्सेप्ट करते हैं। मिस स्टेटमेंट 3 तरह की हो सकती है। मिस स्टेटमेंट स्टैंडर्ड नाम देता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर्स।
लेकिन हम इसे आसान अल्फाज में नाम देते हैं कि मिस स्टेटमेंट 3 तरह की हो सकती है। एक वो मिस स्टेटमेंट जो अमाउंट से रिलेट करती है, एक वो जो क्लासिफिकेशन से रिलेट करती है, एक वो जो डिस्क्लोजर से रिलेट करती है। अमाउंट से रिलेट करके है मिस स्टेटमेंट, इसके एग्जांपल क्या है? इनमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, नहीं की, मिस स्टेटमेंट है, रिलेट्स टू अमाउंट्स। इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, स्टैंडर्ड कहते हैं IFRS के उसे एनआरवी पे रिकॉर्ड करो, नहीं किया, तो मिस स्टेटमेंट है, रिलेट्स टू अमाउंट्स। स्टैंडर्ड कहता है डेटर बैड डेट हो जाए उसको रिकॉर्ड करो, राइट ऑफ करो, डेटर बैड डेट हो गया उसको राइट ऑफ नहीं किया, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, मिस स्टेटमेंट है, रिलेट्स टू अमाउंट्स। ये एग्जांपल, और भी एग्जांपल हो सकती हैं। लायबिलिटीज है उसे कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया, फिक्स एसेट्स को रीवैल्यूएशन करवानी थी लेकिन उसे रीवैल्यूएशन नहीं करवाई गई, ठीक है, उसे कॉस्ट भी रखा गया हालांकि रीवैल्यूएशन मॉडल है, या रीवैल्यूएशन करवाई 10 एसेट्स थे 10 की नहीं करवाई, कुछ की करवाई कुछ की नहीं करवाई। क्या IFRS इसी इजाजत देते हैं कि एसेट्स में से कुछ की रिवैल्यूएशन करवा लो कुछ की ना करवाओ? नहीं, वो कहते हैं या तो सबकी रिवैल्यूएशन करवाओ या सबको कॉस्ट पर। ये सारी मिस स्टेटमेंट है जो अमाउंट से रिलेट करती है। दूसरा डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट्स क्या है कि स्टैंडर्ड ने कोई डिस्क्लोजर IFRS ने कहा इंक्लूड करने हैं लेकिन आपने नहीं किए, या तो बिल्कुल ही नहीं किए, वो भी डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट, इसको कहते हैं ओमिट कर दिए, या किए लेकिन रॉन्ग डिस्क्लोजर, गलत किए, एरर। यानी स्टैंडर्ड ये कहता है जब इन्वेंट्री एनआरवी पे राइट डाउन करो ना तो राइट डाउन की एडजस्टमेंट तो आएगी, जिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट वो भी डिस्क्लोज करो। इंपेयरमेंट हुई, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है, जिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से इंपेयरमेंट हुई वो भी डिस्क्लोजर है ना इस तरह का, इंपेयरमेंट का होगा। चले, अच्छा रिलेटेड पार्टी तो पढ़ा हुआ है ना, अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, अगर इंक्लूड नहीं किए तो मिस स्टेटमेंट। कौन सा? चले आपने मेरी एग्जांपल को छोड़े अपनी एग्जांपल बताएं, कोई ना कोई डिस्क्लोजर याद किया? कौन जी? रीवैल्यूएशन करवाई, उससे रीवैल्यूअर का नाम नहीं लिखा, नेम वगैरह लिखना होता है ना, तो ये डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट है, लिखा ही नहीं या गलत लिखा, रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज ही नहीं किया, या किया सही लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, गलत किया, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, तो ये है मिस स्टेटमेंट इन डिस्क्लोजर। तो मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में भी हो सकती है, मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में भी हो सकती है, मिस स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन में भी हो सकती है। किसी आइटम को आपने अदर इनकम की बजाय सेल्स में क्लासिफाई कर दिया, क्लाइंट ने क्या किया, फिक्स एसेट को सेल किया और उसे सेल्स में क्लासिफाई, हमने पूछा ये क्या, उसने कहा सर बेफिक्र है, नेट प्रॉफिट तो सेम है। क्या नेट प्रॉफिट सेम है? नेट प्रॉफिट तो सेम है, क्या नेट प्रॉफिट सेम होना इस बात का सबूत है कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, बल्कि याद रखें हमारी हर लाइन आइटम को ठीक होना चाहिए, हर लाइन आइटम। इस एग्जांपल में एक नहीं दो गलतियां हैं, एक सेल्स गलत है वो ओवरस्टेटेड है, और दूसरा अदर इनकम भी गलत है वो अंडरस्टेटेड है। तो याद रखें नेट प्रॉफिट सेम होना ये इस बात का सबूत नहीं है कि गलती नहीं हुई, गलती फिर भी हुई, ये क्लासिफिकेशन है। करंट एसेट्स को नॉन करंट में, नॉन करंट को करंट में क्लासिफाई कर देना, नॉन करंट लायबिलिटी को करंट में, करंट को नॉन करंट में क्लासिफाई कर देना, ये भी हालांकि बैलेंस शीट का टोटल तो सेम है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल मिस स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन। तो मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो सकती है, याद रखें। ये वाली मिस स्टेटमेंट आप आसानी से पकड़ लेते हैं केस स्टडी में, अकाउंटिंग में सीखी होती है ना। ये डिस्क्लोजर की मिस स्टेटमेंट, ये थोड़ा सोचना पड़ता है, और क्लासिफिकेशन की तो सम टाइम आप कहते हैं सर ये मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, टोटल तो सेम है ना, टोटल तो सेम। तो इन चीजों को हर लाइन आइटम, हर एरिया अलग-अलग ठीक हो, सेल्स अलग ठीक होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग ठीक होनी चाहिए। एक क्वेश्चन में उसने कहा सेल्स 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 100 मिलियन से ओवरस्टेटेड, बाकी सब कुछ ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करती है कि मटेरियली मिसस्टेटेड है, मिसस्टेटेड है, सेल्स भी गलत है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी गलत है। मिस स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब अगला, अगर हमारे सामने मिस स्टेटमेंट आ जाए, हम आइडेंटिफाई कर ले, हमने क्या करना है, तरतीब से सुन लें। सबसे पहले हमने देखना है कि ये इमटेरियल है कि मटेरियल है या परवेसिव। इमटेरियल हो तो इफेक्ट कुछ हो रहा है, कोर्स ऑफ एक्शन कुछ हो रहा है, मटेरियल या परवेसिव हो तो कोर्स ऑफ एक्शन कुछ हो रहा है। अगर मटेरियल या परवेसिव इफेक्ट तो आपको पता है इससे ओपिनियन इफेक्ट होएगा। हमने बाकी पहले किसके पास जाना है, मैनेजमेंट के पास जाके, वो मैनेजमेंट बात सुनो, ये मिस स्टेटमेंट आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल है या परवेसिव है, अगर इसको ठीक नहीं करोगे ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, इसको ठीक करो। स्टेप नंबर 1, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट मिस स्टेटमेंट।
स्टेप नंबर 1 क्या है? रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट। अगर मैनेजमेंट ठीक कर दे तो मिस स्टेटमेंट ऐसी हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे तो फिर भागे भागे दो चाबी गवर्नेंस के पास जरूर जाना है। जब कभी केस स्टडी में कोर्स ऑफ एक्शन पूछे तो दो चाबी गवर्नेंस को भी इंक्लूड करना है। स्टूडेंट अक्सर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके डायरेक्ट मॉडिफिकेशन पे चले जाते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट पे चले जाते हैं। नहीं, मैनेजमेंट के पास जाना है। मैनेजमेंट अगर बात नहीं बनती फिर दो चाबी गवर्नेंस के पास जाना है। वहां से भी बात नहीं बनती फिर हमने रिपोर्ट के ऊपर आना है कि इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन मिस स्टेटमेंट है और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पहले मैनेजमेंट, फिर ओपिनियन की बात करनी है, रिपोर्ट की बात करनी है उसके बाद। और अगर इफेक्ट इमटेरियल है तो फौरन मैनेजमेंट के पास नहीं जाना, बल्कि साइड पे हमारा एक डॉक्यूमेंट बन रहा होता है जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल। उसमें ये छोटी छोटी गलतियां ऐड कर देते, ये इग्नोर नहीं करना, इनको साइड पे संभाल के रख लेना है। संभाल के रखने की दो रीजंस होती हैं, गौर से सुनेगा। पहली रीजन ये कि सम टाइम इमटेरियल मिस स्टेटमेंट अकेली के लिए इमटेरियल है, कोई 4-5 और भी इमटेरियल ऐड हो जाए वो मटेरियल बन सकती है। तो अगर इंडिविजुअली मटेरियल है वो करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड है, तो इंडिविजुअली इमटेरियल 5-7 एग्रीगेट होके मटेरियल हो गई, गैस कीजिए वो करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड है कि नहीं? यस, वो भी करेक्ट कराना रिक्वायर्ड। इसीलिए हम उसको इकट्ठा करते हैं कि इंडिविजुअली इमटेरियल है, कहीं एग्रीगेट होके मटेरियल तो ना हो जाए। और दूसरी रीजन इकट्ठा करने की होती है, सम टाइम मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी इमटेरियल है, एग्रीगेट भी इमटेरियल है, लेकिन नेचर वाइज मटेरियल हो जाती है। कुछ मिस स्टेटमेंट बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो छोटी अमाउंट भी हो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं क्वालिटेटिवली मटेरियल। उसकी एक एग्जांपल है फ्रॉड, एक एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल है वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ देखें, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला और दोनों क्या हैं? जहन्नुमी। अच्छा, और 10 रुपए की मिस्टेक, 10 रुपए की रिश्वत, वो भी अमाउंट तो मेंशन नहीं है ना, और 10 लाख की वो भी। तो अगर यहां पे कहा जाए ये तो इमटेरियल रिश्वत है, ये तो सिर्फ 10 रुपए की है, तो जहन्नम से छूट मिल जाएगी? नहीं। इसका मतलब है कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें अमाउंट्स को नहीं देखा जाता, नेचर को देखा जाता है। अमाउंट स्मॉल भी हो तो नेचर वाइज वो मटेरियल होते हैं, डिसीजन चेंज हो जाते हैं। इससे एग्री करते हैं? तो मुझे बताइए, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसका क्या करना है? अगर हमने एक केस सामने आया, उसको पढ़ा, हमें पता चल गया मिस स्टेटमेंट है, फिर हमने उसका इफेक्ट देखा, पता चला इमटेरियल है, तो क्या करना है? लिस्ट में ऐड कर। क्यों लिस्ट में ऐड करना है? दो रीजंस हैं। पहली रीजन, ऐड करके एग्रीगेट मटेरियल हो सकता है। दूसरी रीजन, ना भी हो एग्रीगेट मटेरियल तो क्वालिटेटिवली मटेरियल हो सकता है। ये ज़हन में रखिएगा, एग्रीगेट क्वालिटेटिव, एग्रीगेट क्वालिटेटिव, एग्रीगेट क्वालिटेटिव, ये ज़हन में रखिए, इसके साथ लिख लें। इमटेरियल भी कभी कभी मटेरियल हो जाती है, कैसे? एग्रीगेट या क्वालिटेटिव बेसिस पे। और अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो तो क्या करना है? मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर सॉरी गलती होगी। क्या गलती हुई? कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है। अच्छा, यहां पे चले, गलती से भी कोई कंसेप्ट सामने आ जाता है, मुझे कंसेप्ट याद आ गया। एग्जाम में आपने अपनी बुक में 25 चैप्टर पढ़े फॉर एग्जांपल, वो एक तरफ। एग्जाम में 6 चैप्टर्स आए, एग्जाम वाले चैप्टर सारी बुक से ज्यादा है, हम एग्री करते हैं? 6 क्वेश्चन है एग्जाम में, 4 सफ़े भरे हुए हैं, उनमें से 4 सफ़ों में से वो जो हर क्वेश्चन के एंड पे 2-2 सेंटेंस वाली लाइंस हैं वो ज्यादा अहम है, एग्री करते हैं? तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अहम और क्वेश्चंस पूरी किताब से ज्यादा अहम जो पेपर में आ गए। तो रिक्वायरमेंट पढ़ी हमने, एक रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि ये सिचुएशन है, बताइए इस सिचुएशन में इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। गौर से सुनिएगा, ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा। एक केस स्टडी आई, उसकी रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। दूसरी अटेम्प्ट में वही केस स्टडी दोबारा आ गई, अब की बार नीचे लिखा हुआ था व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। एक में कहा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा, दूसरे में कहा व्हाट शैल बी कोर्स ऑफ एक्शन। क्या फर्क है दोनों में? जिसमें उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, हमने सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। जिसमें उसने कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है, हमने हर एक्शन बताना है, हमने हर एक्शन बताना है। फिर सुने, नहीं बात समझ आई? अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है इस सिचुएशन का ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट बताइए क्या होगा, बताइए इसमें टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा,
हमने सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट बताना है, हमने सिर्फ ओपिनियन बताना है, बाकी की चीजें भागदौड़ नहीं बतानी। भागदौड़ जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा है सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, इंपैक्ट ऑन ओपिनियन बताओ, हमने सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट के अंदर आना है, भागदौड़। और अगर कहे ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में, या कहे व्हाट शैल ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन, तो उसमें सारा कुछ बताना है जो जो ऑडिटर करेगा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी आएगा और ऑडिटर की भागदौड़ भी आएगी। रिक्वायरमेंट में फर्क समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो बताइए कौन से वाली रिक्वायरमेंट ज्यादा कंप्रीहेंसिव है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट वाली के कोर्स ऑफ एक्शन वाली? कोर्स ऑफ एक्शन वाली में हम ऑडिटर के प्रोसीजर्स भी बताते हैं और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में लिखा हो सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएंगे। अगर उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा होगा ना तो मैं सीधा कहूंगा मटेरियल है मिस स्टेटमेंट तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स। लेकिन अगर उसने कहा ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, मैं कहूंगा स्टेप नंबर 1 रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट, स्टेप नंबर 2 इफ मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट कम्युनिकेट टू दोज शार्प गवर्नेंस एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट, इफ नॉट करेक्टेड देन इफ मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव एडवर्स ओपिनियन। बात समझ आई? मिस स्टेटमेंट के केस में अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स क्विकली कवर की और फिर हमने देखा कि अगर मिस स्टेटमेंट ऑडिटर के सामने आ जाए तो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्लियर हो गया? कोर्स ऑफ एक्शन इमटेरियल के केस में क्या है, ओके, मटेरियल के केस में क्या है, वो भी ओके। और क्वेश्चन में कब हमने भागम भाग वाली बात करनी है और कब सिर्फ रिपोर्ट तक महदूद रहना है, ये भी क्लियर। चलिए ये मजीद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें क्लियर होगा। अभी आप कुछ गलती करेंगे, कभी मिक्स कर दिया करेंगे इसको। आगे चलते हैं स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? अच्छा, अगर आप देखें ना इसके नाम में ही कंसेप्ट है। स्कोप का मतलब होता है क्या कुछ काम करना है, क्या कुछ काम करना है। स्कोप हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस का स्कोप क्या है जो आई के आपने बताया हुआ, ये हमारा सिलेबस। तो स्कोप का मतलब क्या? ऑडिटर ने जो कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जो कुछ काम करना है, जिस चीज पे एविडेंस ऑब्टेन करना है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ऑडिटर के स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी गई, ऑडिटर को लिमिट कर दिया गया। ऑडिटर जो समझे लिमिटेड हो गया, वो किसी एरिया के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका, इसे कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। यानी स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? किसी एरिया में ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका। देखिए एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में स्टडी किया था ना कि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, स्टडी किया था ना। और अगर ऑडिटर किसी भी वजह से, मैनेजमेंट का कसूर है या नहीं है वो अलग बात, अगर ऑडिटर किसी भी वजह से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सका, इसे क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन जैसे में रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है, वो एविडेंस ओरिएंटेड है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं है, एविडेंस ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं कि आपको एविडेंस लेना है, ये जरूरी है। प्रोसीजर नंबर 1 से नॉर्मली एविडेंस मिल जाता है, उससे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, प्रोसीजर नंबर 2 से ले लो। अगर एविडेंस प्रोसीजर नंबर 1 से नहीं मिला, 2 से मिल गया, स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? नहीं है, और थोड़ी सी भी नहीं है, एविडेंस मिल गया। और अगर प्रोसीजर नंबर 1 से भी एविडेंस नहीं मिला, प्रोसीजर नंबर 2 से भी एविडेंस नहीं मिला, तो स्कोप लिमिटेशन है। केसड़ी याद आ गई। अब आपने मुझे बताना है स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। उसने कहा, सुन लें अभी जरा, उसने कहा ऑडिटर अपॉइंट हुआ ईयर एंड के बाद, और सबसे बड़ा मसला ऑडिटर का जब ईयर एंड के बाद अपॉइंट होता है ये होता है ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक कैसे चेक करें। अमूमी तौर पे याद रखिए ऑडिटर ईयर एंड से पहले ही अपॉइंट होता है अमूमी तौर पे, लेकिन एग्जाम में अमूमी सिचुएशन थोड़ी पूछता है, अमूमी सिचुएशन थोड़ी पूछता है। मैंने अपने 5.25 साल का प्रोफेशनल कैरियर है ऑडिट फर्म के साथ, इस 5.25 साल के कैरियर में पता नहीं कितने ऑडिट के, सिर्फ एक क्लाइंट ऐसा था जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया, सिर्फ एक क्लाइंट 5 साल में। यूं समझ लीजिए कि अगर 50 फर्ज कीजिए क्लाइंट किए तो सिर्फ एक। प्रैक्टिस में भी अगर आप लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट निकालें ना तो 5% के लगभग केसेस में मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, 5 से 10% के दरमियान में। लेकिन एग्जाम में हमें प्रैक्टिकली मोर देन 90% अनमॉडिफाइड ओपिनियन आता है, लेकिन एग्जाम में वो जो लेस देन 10% केस है क्वेश्चन उसी में से पूछेगा, एक्सेप्शन सिचुएशन में से पूछेगा। हालांकि प्रैक्टिकली ज्यादातर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर मॉडिफाइड ओपिनियन के क्वेश्चन। तो उसने कहा हालांकि प्रैक्टिकली तो नॉर्मल ऑडिटर ईयर एंड से पहले पॉइंट हो जाता है, लेकिन एग्जाम में उसने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही डिस्कस करनी है। उसने कहा ऑडिटर पॉइंट हुआ ईयर एंड के बाद और वो क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सका।
बताइए व्हाट शैल ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट शैल बी ऑडिटर्स को। पहले मुझे ये बताइए, डायरेक्ट रिपोर्ट पे चले जाएं कि पहले उसके प्रोसीजर लिखने हैं। हम कहेंगे स्टॉक काउंट ईयर एंड पे नहीं कर सका, नो प्रॉब्लम, ऑडिटर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। अच्छा बताइए अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? हाँ वो स्टॉक शीट, जिस दिन अपॉइंट हुआ है उस दिन की स्टॉक शीट ऑब्टेन कर ले, फिर दरमियान के जो 10, 15, 20 दिन है इनकी सेल परचेज की लिस्ट ले ले, रिवर्स वर्किंग करके ये एंड पेपर। अगर वो इस तरीके से बैलेंस अप्रोक्सीमेट कर सकता है तो एविडेंस मिल गया। हालांकि स्टॉक काउंट नहीं किया लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया। इस सिचुएशन में ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा? अनमोडिफाइड। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कंपनी ने कहा हम तो दरमियान की सेल परचेज का रिकॉर्ड रखते ही नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, या है लेकिन वो रिलायबल नहीं है, उसके वो रिलायबल नहीं है रिकॉर्ड, तो फिर क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन। इफ इफेक्ट इज मटेरियल क्वालिफाइड, इफ इफेक्ट इज परवेसिव। बात समझ आई आपको? चलिए, तो ये थी हमारे स्कोप लिमिटेशन। मैं बता रहा था कि डेफिनेशन में लिखा है व्हेन ऑडिटर्स अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ये नहीं लिखा व्हेन ऑडिटर्स अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर, क्योंकि एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया कोई नहीं दूसरा कर लो, और दूसरा नहीं कर सके तीसरा कर लो। जब किसी भी प्रोसीजर से एविडेंस नहीं ले सके फिर स्कोप लिमिटेशन है। मुझे बताइए कंफर्मेशन लेटर का जवाब नहीं आता था तो डायरेक्ट लिमिटेशन कर दिया करते थे। आवाज मिस हो जाती है, एक मिनट किसी से। तो अगर एक प्रोसीजर से हम परफॉर्म नहीं कर सके किसी एक प्रोसीजर को, लेकिन दूसरे प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन कर लिया तो वो स्कोप लिमिटेशन नहीं होती। लफ्ज प्रोसीजर और लफ्ज एविडेंस में फर्क समझ आ रहा है ना आपको? बिल्कुल। तो यहां पे डेफिनेशन में लिखा है व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, तो होगा स्कोप लिमिटेशन। क्लियर? अच्छा अब सुनिए, अब स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल, जिस तरह मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स थी ना, उसने हमें कुछ कैटेगरीज बताई थी, उसी तरह स्कोप लिमिटेशन की भी एग्जांपल है, स्कोप लिमिटेशन की भी एग्जांपल्स हैं। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कैटेगरीज है ना ये अहम नहीं है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें एग्जांपल्स अहम है। यानी एग्जाम में वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कोई भी केस स्टडी दी ना तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये एग्जांपल मिस स्टेटमेंट वाली है कि स्कोप लिमिटेशन वाली है, ये आपने जज करना है। हाँ मिस स्टेटमेंट वाली है तो कौन सी टाइप है इससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम केस स्टडी में ये कभी नहीं लिखना होता। स्कोप लिमिटेशन है तो कौन सी है, सिर्फ ये पहचानना है कि स्कोप लिमिटेशन है, कौन सी टाइप है ये केस स्टडी में नहीं लिखना होता। लेकिन कभी कभार आई कैप थ्योरी के क्वेश्चन में पूछ लेता है, वैसे अरसा दराज हुआ 10-12 साल हो गए उसने नहीं पूछा, ना ही उम्मीद है कि पूछेगा, फिर भी कभी कभार हो सकता है कि वो आपको पूछे कि बताइए स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स दे दीजिए, तो उस वक्त आप हेडिंग्स दे के एग्जांपल उसे बताएं ना थ्योरी के क्वेश्चन में तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हम क्लासिफिकेशन, वरना केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है। आगे चलें, स्कोप लिमिटेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल, स्कोप लिमिटेशन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी, वो वाली स्कोप लिमिटेशन जिसमें एंटिटी का, हमारे क्लाइंट का, मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं है। फॉर एग्जांपल काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, आग लग गई, कभी सुना आपने रिकॉर्ड को आग लग जाया करती है रिकॉर्ड, तो ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। या रिकॉर्ड सीज कर लिया, किसने सीज कर लिया? रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने, नैब ने, एफबीआर ने, एससीसीपी ने रिकॉर्ड सीज कर लिया। तो अगर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, रिकॉर्ड सीज हो जाए, हम क्लाइंट से कहें लाओ सेल इनवाइस, लाओ परचेज इनवाइसेस, लाओ पेरोल शीट, लाओ जो परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर है, बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, वो कहें सर कुछ भी नहीं है, यहां तो सारा कुछ जल गया, यहां सारा कुछ नैब वाले ले गए, एफबीआर वाले ले गए, तो बताइए हम क्या प्रोसीजर, एविडेंस ले सकते हैं? अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस ले सकते हैं तो फिर ठीक है। अब आगे जितनी भी एग्जांपल बताऊंगा ना उसमें ये कॉमन है कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसेस एविडेंस ले लिया तो फिर स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी, लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस भी ना मिला तो फिर स्कोप लिमिटेशन होगी। तो ये पहली एग्जांपल समझ आई? बताइए रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, गवर्नमेंट सीज कर ले रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का कसूर तो नहीं है, ये पक्की बात है। ये नहीं सोचना खुद लगाई आग, नहीं 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 नहीं, खुद नहीं लगाई आग, खुद नहीं लगाई आग, ठीक है। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड, रिकॉर्ड सीज्ड,
ये स्टूडेंट कहते हैं सर सीज किया, इसमें भी मैनेजमेंट ने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी तो आने ऐसे तो सीज नहीं कर लेते। नहीं, जब तक केस स्टडी में कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा हमने नहीं। बाज़ औक़ात पिछले सालों का टैक्स जो है वो कम होता है हमारा, एफबीआर वाले बिला वजह तंग करने के लिए आ जाते हैं, लाओ जी पिछले सारे रिकॉर्ड सीज करो। तो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी में मैनेजमेंट का कसूर नहीं। स्कोप लिमिटेशन, ये एग्जांपल समझ आ गई। केस स्टडी में ये बार बार टेस्ट करेगा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड वाले। फिर नेचर, स्कोप लिमिट रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ वर्क। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ वर्क का मतलब है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की टाइमिंग ऐसी थी कि ऑडिटर एविडेंस नहीं ले सका। जैसे इसकी एक ही बड़ी एग्जांपल है जो केस स्टडी में टेस्ट करता है, क्या ऑडिटर को अपॉइंट किया ईयर एंड के बाद और ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सका। ऑडिटर को अपॉइंट किया ईयर एंड के बाद, ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट, ऑडिटर की टाइमिंग ऑफ वर्क ही ऐसी है कि जाहिर अपॉइंटमेंट के बाद वर्क करेगा, पहले थोड़ी कर लेगा। इसकी दूसरी और तीसरी एग्जांपल को लगाना रटा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अल्लाह जाने क्या होती है, गोली मारे। आपने पढ़ा हुआ, कंसोलिडेशन पढ़ी है ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, अकाउंटिंग वाले एसोसिएट्स नहीं पढ़ा, चल छोड़े छोड़े दफा करें इसको। दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप बार बार मेरे से पूछेंगे और मैं हमेशा आपको एक ही जवाब दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स का रटा लगाना। और ये वाला पक्का कर लें, ये केस स्टडी में पूछेगा बार बार, ये वाला पक्का कर लें, केस स्टडी में पूछेगा बार बार, और ये वाले बार बार पूछता है, ये ऊपर वाले तीन खास तौर पे। तीसरी एग्जांपल क्या है, स्कोप लिमिटेशन की, बाय मैनेजमेंट और एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं किया, किसको अलाउ नहीं किया, ऑडिटर को, कि क्या करे, इन्वेंट्री काउंट करे। ऑडिटर ने कहा इन्वेंट्री काउंट करना है, भाग जाओ, कोई इन्वेंट्री काउंट नहीं, खबरदार इन्वेंट्री काउंट किया तो ऑडिटर ने कहा अच्छा स्कोप लिमिटेशन। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं ले सका, वो कॉमन है, वो बार बार बोलूंगा, वो कॉमन है कंसेप्ट। अगर मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने स्टॉक आउट नहीं करने दिया, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं किया, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने 2 साल भी गवर्नेंस की मीटिंग के मिनट्स नहीं दिए, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे याद आ गया रियल केस। हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, उनके डायरेक्टर, आपको पता होगा बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसमें कुछ स्ट्रेटजी फ्यूचर की डिसाइड किए होते हैं। हमारा टीम मेंबर गया, मिनट्स ने भगा दिया, उसने कहा कोई मिनट्स नहीं, आप भाग जाओ। पार्टनर गया तो उनके सामने मिनट्स रख दिए। पार्टनर वो कहते हैं कि जी ये जो होते हैं ना जूनियर्स, इनको समझ तो होती नहीं है, ये हर चीज को समझते हैं, पता नहीं हमने टिकटॉक बनानी है इसके साथ या फेसबुक पे, हमारा पूरा बिजनेस बैठ जाता है, इनकी टिकटॉक बन जाती है। तो वो नॉर्मली जूनियर्स को रिस्क नहीं लेते। वो कुछ टीम मेंबर को कहते हैं, जो टीम मेंबर ट्रेनिंग है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट आके देखे, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को हम नहीं दिखाएंगे, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें। बताइए ये स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर आल उन्होंने पार्टनर को तो चीजें दिखा दी है, लेकिन अगर पार्टनर को भी रिफ्यूज कर दें फिर स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये सारी स्कोप लिमिटेशन क्लियर हो गया। अब आपको 2 स्टडी टिप्स दे रहा हूं, 2 स्टडी। पहले मुझे ये बताइए, अभी तक के कंसेप्ट समझ आ गए? अभी तक हमने क्या सीखा? स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन तो रह गया, कोर्स ऑफ एक्शन तो रह गया। अगर ये मैनेजमेंट, अगर स्कोप लिमिटेशन हो, ऑडिटर क्या करेगा? जैसे अगर ऑडिटर इन प्रोसीजर में से कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका, कंफर्मेशन नहीं भेज सका, रिकॉर्ड को चेक नहीं कर सका, इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सका, तो उसे क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस मिल जाए, फिर इसको, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए स्कोप लिमिटेशन, और अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस ना मिले फिर स्कोप लिमिटेशन है। भाई यहां तक बात समझ आ गई? अगर स्कोप लिमिटेशन अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, स्कोप लिमिटेशन है, तो इफेक्ट मटेरियल है, तो क्वालिफाइड, परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन। शाबाश। ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ? एक चीज अभी थोड़ी सी मैंने रोक लिया, मैं भी बताता हूं। यहां तक क्लियर? अभी तक हमने क्या सीखा लेक्चर में? हमने सीखा मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स, हमने सीखा ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन, जब मिस स्टेटमेंट होगी ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, फिर हमने सीखा स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स, फिर ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन अगर स्कोप लिमिटेशन है तो। अब 2 बहुत अहम बातें सुन लीजिए, दोनों में कॉमन है, मिस स्टेटमेंट भी स्कोप लिमिटेशन। सुने, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। मैं बताया था ना, क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है, एग्जाम में ये पहचानना जरूरी है कि ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। ठीक है, किस टाइप की है ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भला? क्योंकि मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन
अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है बाय मैनेजमेंट तो रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट होगा। रिपोर्ट के साथ साथ, अब अदर एस्पेक्ट्स पे इफेक्ट क्या होगा? रिपोर्ट के साथ साथ बोला है, रिपोर्ट के यानी रिपोर्ट के साथ जो सलूक करेंगे सो तो करेंगे, उसके साथ साथ हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी भी डाउटफुल हो जाएगी, एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। भाई ये बात समझ आई? नहीं आई समझ? नहीं, फिर से सुने। अब स्कोप लिमिटेशन के साथ, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स पढ़ी, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा हमने, अब सुनिए स्टडी टिप। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो तो रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा। अदर एस्पेक्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? शाबाश, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ भी। अगर सोचे ना, सोचे, खुद से सोचे कि चले रिकॉर्ड जल गया, वो समझ में आती है बात। आइटर ईयर एंड के बाद पॉइंट हुआ, स्टॉक आउट नहीं कर सकता, वो भी समझ में आती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आइटर पॉइंट ईयर एंड से पहले हुआ है और स्टिल मैनेजमेंट कह रही है कि आपने स्टॉक आउट नहीं करना। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा हमारी मर्जी, हमारा स्टॉक हमारी मर्जी। कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। ईयर एंड से पहले पॉइंट हुए, हमने कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, उसने कहा 8 को सेंड कर दो, 2 को ना करना। हमने कहा रीजन, उसने कहा हमारी मर्जी, हमारे डेटर हमारी मर्जी। कोई वैलिड रीजन नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है। तो मुझे बताइए हमारा रिस्क बढ़ नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वजह तो कोई भी नहीं है, हमें स्टॉक आउट क्यों नहीं करने दे रहे? और लगता है फेक स्टॉक पड़ा हुआ उधर, वजह तो कोई भी नहीं है, हमें कंफर्मेशन लेटर क्यों नहीं सेंड करने दे रहे? लगता है फेक डेटर्स हैं ये, हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउन, और एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई ये बात समझ आ गई? मिस स्टेटमेंट क्या है उसकी एग्जांपल क्लियर, कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर, स्कोप लिमिटेशन क्या क्लियर, कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर, मिस स्टेटमेंट इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्लियर, स्कोप लिमिटेशन के केस में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्लियर। चलिए अब कोई केस स्टडीज अगर दे दूं तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केस स्टडी करने के लिए सिर्फ ये पहचानना काफी नहीं है मिस स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन, अगला फैसला भी तो करना है। अगला फैसला क्या है? इफेक्ट देखना है उसका, मटेरियल के इमटेरियल, इमटेरियल के मटेरियल के परवेसिव। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर केस स्टडी में इसका इंपैक्ट देखेंगे। भाई हाइब्रिड वाले बात समझ आ रही है? आवाज ठीक पहुंच रही है? अगर आवाज सही पहुंच रही है तो हाथ उठा दीजिए, एकदम मेरी तसल्ली हो जाए। नहीं, हाथ नहीं उठाया उन्होंने, हाथ में आवाज ठीक नहीं पहुंच रही। एंड पे ठीक पहुंच रही है, फ्रंट पे ठीक नहीं पहुंच रही? फ्रंट पे ठीक नहीं पहुंच रही। अच्छा, बैक में स्पीकर है तो दरमियान में ब्लैक होल आ जाता है, आवाज उधर गायब हो जाती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। इफेक्ट ऑफ, अच्छा इफेक्ट कहता है इमटेरियल क्या है? इमटेरियल क्या है? वो जो मटेरियल नहीं है वो इमटेरियल है। पब्लिक कंपनी कौन सी है? प्राइवेट नहीं है। पढ़ते हैं ना ऐसे? तो उसी इसका मतलब है हमें मटेरियल की डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। कहता है आइटम्स आर कंसिडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर। फिर से सुनिए, कहता है हर वो आइटम मटेरियल है जो यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर दे। हर वो आइटम मटेरियल है जो यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर दे, वो क्या है? मटेरियल। ठीक है, वो क्या है? मटेरियल। कॉलेज में आया, गार्ड ने कहा भाईजान आप किधर? आपने कहा मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं एडमिशन लेने आया हूँ। मैंने कहा आप अभी हमारे स्टूडेंट तो नहीं है, पक्की बात एडमिशन लेने? आपने कहा एडमिशन, आपने कहा जाओ। आप डिस्टर्ब हुए, लेकिन क्या इस डिस्टर्बेंस से आप कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन चेंज कर देंगे? कर देंगे। अगर कर देंगे तो आपके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बेस में कहेंगे एक ही दफा है, अब एडमिशन हो जाएगा, कार्ड बन जाएगा, आइंदा कार्ड तक नहीं करेगा, उसको पूछ लेंगे। अच्छा आप एडमिशन लेने, एडमिशन ऑफिसर के पास गए, उसने आपको चाय पानी नहीं पूछा, आप उससे भी डिस्टर्ब हुए, क्या आप एडमिशन लेने का डिसीजन चेंज कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो ये मटेरियल है, नहीं करेंगे तो ये इमटेरियल है।
ठीक है। अगर आपने देखा टीचर ने पढ़ा आपने पूछा सर टीचर कैसे पढ़ाएंगे, टीचर ने कहा देखो भाई शुरू के 2-2.5 महीने 3 महीने तो स्कूल से पढ़ाऊंगा और आखिरी महीने में 50% सिलेबस कवर करवाऊंगा। अब बताइए इस इंफॉर्मेशन से आपका डिसीजन चेंज होगा कि नहीं? अगर इससे चेंज होगा तो ये इसका मतलब है इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हर इंफॉर्मेशन देख के इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज नहीं होगा। जिस इंफॉर्मेशन को देख के इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज होगा वो मटेरियल और जिससे नहीं होगा इमटेरियल। हमने इन्वेस्टर से पूछा तुम्हारा डिसीजन कैसे चेंज होता है, उसने कहा भाईजान ये डिपेंड करता है, अगर तो कंपनी लाखों की हो तो 200-400 से डिसीजन चेंज नहीं होता, हाँ 8-10 हज़ार से डिसीजन चेंज हो सकता है। और अगर कंपनी करोड़ों की हो तो 2-4 लाख से भी डिसीजन चेंज नहीं होगा, तो वो 8-10 लाख से हो सकता है। तो इसका मतलब है ये डिपेंड करता है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल अमाउंट से डिसीजन चेंज नहीं होता, लार्ज अमाउंट से डिसीजन चेंज हो जाता है। इसलिए हमने रिसर्च करके एक बेंचमार्क बनाया हुआ है 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, स्टैंडर्ड याद रखें, हमें फार्मूला सीधा नहीं देता, उसने घुमा के बताया हुआ है कि हर वो आइटम मटेरियल होगी जो इंडिविजुअली एग्रीगेट इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर ले, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लेना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये क्या होता है 5% ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो खास तौर पे आपने जहन में रखनी है बात, इंडिविजुअली या एग्रीगेट। इसका मतलब क्या है कि आपने मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन होंगी ना, उनको इंडिविजुअली भी देखना है, और अगर इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है तो एग्रीगेट करके भी देखना है। अगर इंडिविजुअली इमटेरियल लेकिन एग्रीगेट मटेरियल तो मटेरियल है, और अगर इंडिविजुअली भी एग्रीगेट, इंडिविजुअली भी मटेरियल, एग्रीगेट भी मटेरियल लेकिन नेचर वाइज सेंसिटिव तो फिर भी मटेरियल। इसका मतलब है मटेरियलिटी की कंप्लीट डेफिनेशन हमें बताती है कि हमने आइटम्स को इंडिविजुअली भी देखना है, एग्रीगेट करके भी देखना है, और नेचर भी देखनी है। कुछ आइटम ऐसी होती हैं अमाउंट स्मॉल है लेकिन उन एग्रीगेट करें दूसरी के साथ मटेरियल बन जाती हैं, या उनकी नेचर देखें तो वो मटेरियल बन जाती है। मटेरियल क्लियर हुआ। अब आते हैं परवेसिव की तरफ। परवेसिव का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। जब किसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट मेजर पोर्शन पे हो तो हम कहते हैं ये है परवेसिव। ठीक है, कह रहा है परवेसिव की पहले थ्योरी कहता है इफेक्ट तब परवेसिव होगा व्हेन नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब सिंगल एलिमेंट समझे। जब किसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट सिंगल एलिमेंट पे नहीं है, नॉट कन्फाइंड, नॉट से शुरू हो रहा है यानी मल्टीपल एलिमेंट्स पे है, तो वो क्या होगी? परवेसिव। जब इफेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स पे होगा तो वो क्या है? इफेक्ट परवेसिव। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, इफ सो कन्फाइंड, यानी अगर सिंगल एलिमेंट पे भी होना वो भी परवेसिव हो सकता है। इफ सो कन्फाइंड का मतलब ये कि एक ही आइटम है रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सिंगल एरिया सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। नहीं बात समझ आई? सेल्स भी गलत, परचेजेस भी गलत, परवेसिव है? फिक्स एसेट्स में स्कोप लिमिटेशन, और फिक्स एसेट्स अकेला टोटल बैलेंस शीट का 90% है, ये क्या है? परवेसिव। इसका मतलब ये, इससे हमने बड़ी अहम चीज ये सीखी कि सिंगल एरिया पे इफेक्ट भी परवेसिव हो सकता है अगर वो एरिया अकेला 8-10 के बराबर हो, यानी सब्सटेंशियल पोर्शन को इफेक्ट करा। अच्छा, अब ये तो होगी डेफिनेशन। और फिर तीसरा लफ्ज डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल। ये आपने लगाने, तीनों का लगाने रटा, इमटेरियल का भी, मटेरियल का भी, परवेसिव का भी। जितना हो सकता था मैंने डिफाइन किया, लेकिन केस स्टडी डेफिनेशन से नहीं होगी। अब मैं आपको वो रूल बता रहा हूं जो केस स्टडी में आपने यूज करना है। केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत अहम कंसेप्ट, और बड़ी मेहनत के बाद ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, इसको बराए मेहरबानी समझ लीजिएगा और केस स्टडी करते हुए इसको ध्यान रखिए। सिखाना क्या चाह रहा हूं कि केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे, केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है। डेफिनेशन बता दी आपको, मटेरियल की भी, परवेसिव की भी। परवेसिव के तीनों पॉइंट डेफिनेशन बता। केस स्टडी में कैसे, गौर से सुन ले, गौर से। सबसे पहले लिखा क्या है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम क्वेश्चन। आई कैप जितना मर्जी जोर लगा ले, इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं, जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन एग्जाम क्वेश्चन के रिपोर्ट का क्वेश्चन आएगा, मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या? पहला,
हो सकता है एग्जाम में मटीरियलिटी उसने खुद से दे दे। भाई मटीरियलिटी है 8 लाख, तो मटीरियलिटी क्या यूज करनी है? जितनी गिवन है। एक क्वेश्चन में मटीरियलिटी भी थी, प्रॉफिट भी था। स्टूडेंट कहने लगा नहीं मैं तो प्रॉफिट के 5% लगा के कैलकुलेट करूंगा। मैं कहा भाईजान जो दी हुई है तो उसी को यूज क्यों नहीं कर लेते? जब मटीरियलिटी दी तो वही यूज करना है। या तो अमाउंट दी होगी या परसेंटेज दी होगी। उसने कहता है मटीरियलिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 7% ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करना है? स्टूडेंट कहने लगा नहीं सर ने 5% ऑफ प्रॉफिट बताया था, मैं तो ये तो गलत सवाल बना है, मैं सही करूंगा, मैं तो 5% ऑफ प्रॉफिट यूज करूंगा। जीनियस बच्चा आई क्या फिर पसंद करता है ऐसे बच्चे को, बार बार बुलाता है। ठीक है, मटीरियलिटी गिवन, परसेंटेज दी है तो वही परसेंटेज लगाओ, 5% को छोड़ दो। फिर अमाउंट दी है तो वही अमाउंट लगाओ, अपनी कैलकुलेशन छोड़ दो। फिर क्लियर हो गया? मटीरियलिटी गिवन, यूज दैट। दूसरा, प्रॉफिट दिया हुआ है 5% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स का 1%। याद है क्वेश्चन दिया था एनालिटिकल प्रोसीजर में? टोटल, अगर प्रॉफिट की बजाय कोई और बेंचमार्क दिया हुआ है तो उस बेंचमार्क का 1%। और अगर प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों दिए हैं तो प्रॉफिट का फिर टोटल एसेट्स को इग्नोर कर दो, फिर टोटल एसेट कंफ्यूज करने के लिए दिया। भाई समझ आया? अगर प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट का 5%, अगर टोटल एसेट्स दिया, टोटल एसेट का 1%। अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं, प्रॉफिट को प्रेफर करना है। आगे चलते हैं। नॉट मेंशन्ड अबाउट मटीरियलिटी, क्वेश्चन में ना तो उसने खुद से बताया और ना ही प्रॉफिट या टोटल एसेट दिए, ना कोई बेंचमार्क है, ना ही खुद से बताया। 5% किसका लगाएंगे? प्रॉफिट है ही नहीं, टोटल एसेट्स भी नहीं है, खुद से भी नहीं बताया मटीरियलिटी लेवल। क्या करें? एज्यूम कवर बोथ, यानी इस सिचुएशन में कहेंगे इफ मिस स्टेटमेंट इफेक्ट इज मटीरियल तो क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव तो एडवर्स। कवर बोथ। क्यों कवर बोथ? क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, उसने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। फिर से सुने, अगर खुद से अमाउंट या परसेंटेज दे दे वो यूज करेंगे। अगर प्रॉफिट दे, प्रॉफिट का 5%, टोटल एसेट्स दे, टोटल एसेट का 1%, दोनों दे दे और दोनों ही ना दे तो इफ मटीरियल, ये इफ परवेसिव है। अब अगली बात बड़े गौर से सुनिएगा, ये कॉम्प्लेक्स एवरेज क्वेश्चन आई कैप का यहीं तक रहता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आगे जाता है। 4 और 5 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे। 2 or more misstatement in single situation। क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट पे अलग-अलग इफेक्ट बताना है। बाज़ औक़ात रिपोर्ट के क्वेश्चन के 2 या 3 या 4 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट पे अलग-अलग इसका इफेक्ट ये होगा, इसका इफेक्ट ये होगा, इसका इफेक्ट ये होगा। एक मिसस्टेटमेंट होती है, एक स्कोप लिमिटेशन होती है और एक इमटीरियल होती है नॉर्मल। बाकी उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। हर पार्ट का अलग-अलग आंसर देना है। ये बात समझ आ गई? If 2 or more misstatement in single situation, A की misstatement, B की misstatement, दोनों को ऐड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, A, B और C। A को अलग सॉल्व करना है, B को अलग सॉल्व करना है, C को A को B के साथ ऐड नहीं करना। सर A में भी मिसस्टेटमेंट है, B में भी मिसस्टेटमेंट, दोनों को ऐड कर दूं? नहीं। हाँ, A के अंदर 2 मिसस्टेटमेंट्स हैं, पार्ट A के अंदर 2, उसको ऐड कर सकते हैं, 2 or more misstatements in single situation। याद है सिंगल सिचुएशन में सिंगल पार्ट। तो कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों को ऐड करें। अगर तो अमाउंट दी हुई है, अगर वो कहता है डेटर्स में भी मिसस्टेटमेंट है, फिक्स एसेट्स में भी मिसस्टेटमेंट है, एक ही एरिया में सिंगल सिचुएशन, आपने देखना है अमाउंट दी है कि नहीं। अगर दोनों मिसस्टेटमेंट की अमाउंट दी है ना, तो आपने दोनों को ऐड करके डिसीजन करना है इफेक्ट क्या आएगा। और अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई तो फिर बाय डेफिनेशन परवेसिव होगी। एक स्टूडेंट कहने लगा सर गलत पढ़ाया आपने,
इधर तो पढ़ाया नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट परवेसिव होता है, इधर पढ़ा रहे हैं 2 या ज्यादा मिस स्टेटमेंट होंगी तो फौरन परवेसिव नहीं करना, पहले ऐड करना है। ये ऐड कहां से आ गया? याद रखें ये रूल है जब अमाउंट्स गिवन ना हो, जब अमाउंट्स गिवन हो तो ऐड करके डिसाइड करना है। इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल के परवेसिव। बात समझ आई? अगर उसने कहा इन्वेंट्री, नहीं समझे सुने, इन्वेंट्री 10 लाख से गलत है, डेटर 5 लाख से गलत है, मटेरियलिटी लेवल 20 लाख है, ये क्या है? इफेक्ट परवेसिव नहीं है। क्यों? मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स है, अमाउंट तो है ना, ठीक है। जब अमाउंट्स नहीं हो तो ऐड करके डिसाइड कर, और अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई फिर आप कहेंगे ये परवेसिव है। अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई ना, वो कहता है इन्वेंट्री भी गलत है, डेटर भी गलत, फिर आप कहेंगे मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स है, मटेरियल है। ये है इस लाइन का मतलब। क्लियर हो गया? और अगर कभी केस स्टडी में इमटेरियल आ जाए ना तो खुदा का वास्ता एक नंबर जाया नहीं करना। जब मिस स्टेटमेंट आती है ना, स्टूडेंट लिखता है इमटेरियल है, बड़ा खुश होकर स्टूडेंट लिखता है अनमोडिफाइड ओपिनियन। आई कैप कहता है ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। आगे भी तो लिखना था, क्या लिखना था? इफ मिस स्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। क्योंकि स्मॉल मिस स्टेटमेंट भी तो एग्रीगेट होकर मटेरियल हो सकती है, क्वालिटेटिव मटेरियल हो सकती है, वो कवर नहीं करना, वो साइड भी तो कवर करनी है। क्लियर हुई है बात? अच्छा, ये सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं। 3 तक तो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। 4th और 5th पॉइंट आपको 2-4 केस स्टडीज करने के बाद समझ आएगा जिसमें एक कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। लेकिन मेरा हाल है कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट जेन में बैठ गया। क्लियर हो गया? जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने देखा मिस स्टेटमेंट की टाइप्स, एग्जाम्पल सीखी और राइटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। फिर हमने स्कोप लिमिटेशन की एग्जाम्पल देखी, राइटर का कोर्स ऑफ एक्शन देखा। उसमें हमने ये देखा कि टाइप से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो थ्योरी के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो, किसी भी रिपोर्ट में इफेक्ट सेम है। हाँ, अगर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है या स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो फिर रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स में भी इफेक्ट आता है, यानी हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाता है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाती है, एक्सट्रीम केसेस में हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर हमने सीखा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्जाम में इफेक्ट इमटेरियल या मटेरियल के परवेसिव। तो हमने कहा सबसे पहले देखेंगे क्या उसने खुद से मटेरियलिटी दी हुई है, अगर खुद से दी हुई है वो यूज करेंगे, अगर खुद से नहीं दी तो कोई ना कोई बेंचमार्क दिया होगा। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का 5%, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, टोटल एसेट्स का 1%, दोनों दिए हुए हैं, प्रॉफिट का 5%, दोनों ही नहीं दिए हुए, इफ इफेक्ट इज मटेरियल करके क्वालिफाइड, इफ परवेसिव तो एडवर्स या डिस्क्लेमर, ठीक है। हाँ, एक मुश्किल क्वेश्चंस के लिए एक असूल ये है कि अगर एक ही सिचुएशन के अंदर मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स हो ना तो आपने देखना है अमाउंट गिवन है कि नहीं। अगर मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स की अमाउंट गिवन हो तो अमाउंट की बेस पे ऐड करके डिसीजन करेंगे इफेक्ट क्या है, और अगर अमाउंट नहीं है तो फिर वो परवेसिव होगा इफेक्ट। हाँ, दोनों अमाउंट्स को ऐड करके मटेरियल बन जाए तो हम कहेंगे इफेक्ट इज मटेरियल। फिर आपने ये नहीं कहना कि मल्टीपल मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव होना चाहिए। अमाउंट्स दी है तो डिसीजन अमाउंट्स की बेस पे होगा, अमाउंट्स नहीं दी हुई ना तो फिर डिसीजन होगा कि मल्टीपल एरियाज है तो परवेसिव। क्लियर? चलिए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो मटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे, दोनों अमाउंट्स को ऐड करके जो कैलकुलेटेड मटेरियलिटी है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा, सुन लीजिए, अब से ऑनवर्ड अब वॉल्यूम 2 आ गया ना, आपने आजकल में ले लेना, ठीक है। अब आपको असाइनमेंट 2 तरह की मिलेगी, एक वॉल्यूम 1 की, एक वॉल्यूम 2 की भी, वॉल्यूम 1 की भी, वॉल्यूम 2 की भी। अब देखें वॉल्यूम 1 की असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक, इसमें जो रेड वाली है ना 9, 12, 13 का पार्ट 2 और 14 ये रिटर्न में करनी है, बाकी की ज़बानी कलामी करनी है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम 2 भी ऐड हो गया ना तो मैंने आपको जाहिर है वॉल्यूम 1 में रिलैक्सेशन दूंगा तो वॉल्यूम 2 का टाइम निकलेगा ना, तो इसलिए अब आइंदा मैं वॉल्यूम 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको रीडिंग के लिए होंगे और कुछ राइटिंग के लिए, ताकि इधर से जो रीडिंग करके टाइम बचेगा उससे वॉल्यूम 2 के जो लेटेस्ट वॉल्यूम 2 है ना इसका क्वेश्चन नंबर 21 और 31 ये आपने आज करना है। ये भाई बुक जो लेके आए थे जरा दिखाइएगा बुक, क्वेश्चन 21 में वो 13, 14, 15 सिचुएशन है छोटी छोटी, हाँ 13, 14, 15 छोटी छोटी सिचुएशन है, हाँ 15 वो करनी है आपने, हाँ जी सारी करनी है, और छोटी छोटी सिचुएशन है। और जो 31 है इसमें 4 सिचुएशन है ABCD। यू हैव इनकाउंटर्ड फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, ये CFAP समर 2004 का क्वेश्चन है 31, ये करना है।
और 21 जो क्वेश्चन है वो भी CFAP का है, समर 2002 का। जो पुरानी बुक्स यूज कर रहे हैं उनके लिए मैंने अटेम्प्ट बोल दी। अब आप जल्दी से मोबाइल, अब आपको था मल्टीमीटर है, जल्दी से मोबाइल निकाल लें, ये बाइक वापस कर दीजिए, मोबाइल निकाल लें, नेट के साथ कनेक्ट करें और जैसे मैं कहूं वैसे करते जाए। हॉटस्पॉट कोई नहीं है, जिनके पास नहीं है हॉटस्पॉट वगैरह वो ऑन करें। थोड़ी देर के लिए पास कीजिएगा। स्टार्ट जी। अच्छा, अब आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है? आपने जाना है एक साइट के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर क्रोम ओपन कीजिए, एक्सप्लोरर ओपन कीजिए, उस पर menti.com लिखिए, MENTI menti.com। ये पहले आपको समझाया हुआ है ना? हाँ बट ठीक है, menti.com पे जाए, ऊपर कोड लिखा हुआ है 26430568। अच्छा, ये लाइव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस कोड के जरिए। ऑनलाइन वाले जब ये एक दो दिन के बाद ये लेक्चर देख रहे होंगे, उनके लिए कोड काम नहीं करेगा, उनके लिए अब वो देख लें, यहाँ लिंक उनके साथ शेयर किया जाएगा। 24630568। आपके सामने एग्जैक्ट ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी लेक्चर 50। ठीक है, हाउ टू प्ले। menti.com पे जाके कोड एंटर करना है। 13 क्वेश्चंस हैं, जो जल्दी क्वेश्चन का आंसर देगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और एंड पे जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 5 सेकंड का टाइम होगा, 5 सेकंड के बाद ऑप्शंस भी सामने आएगी, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50 रुपीज का प्राइस है, लेकिन आपने एविडेंस के तौर पे वो स्क्रीनशॉट ले लेनी है जो प्राइस आएगा आपके सामने। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ये आखिरी मौका है आपके पास ज्वाइन करने का। हाँ जी, 93 बस 100 क्रॉस हो जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। 99 पे रुपया 100 हो गया। चलिए कोड 26430568 करें स्टार्ट जी। चलिए, अच्छा दरमियान में अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी, स्पून से मोबाइल साइड पे रख के फिर देखना शुरू कर देना है। शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना जी। पहला क्वेश्चन ये, Which of the following is not considered by auditor in expressing opinion? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑडिटर कंसीडर नहीं करता है? पहली ऑप्शन, whether there are uncorrected misstatement in financial statement, कंसीडर करता है? Yes, uncorrected misstatement कंसीडर करता है। Whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained, ये भी कंसीडर करता है। फिर whether management letter has been issued, ये कंसीडर नहीं करता। शाबाश। Whether misstatement scope limitation has been discussed with those traffic governors, ठीक है, ये भी कंसीडर करता। यानी मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन भी करनी होती है, एविडेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं ये भी देखना है, मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड तो नहीं लगी ये भी देखना है। जो चीज ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले नहीं देखनी, इररिलेवेंट है, वो है वेदर मैनेजमेंट लेटर हैज बीन इशूड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट लेटर ऑडिट रिपोर्ट के बाद दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, Which of the following is not a misstatement in financial statements? अभी पढ़िए ना misstatements। इतना छोटा छोटा क्यों दे रहा है आप? अच्छा नहीं, कोई नहीं, ये आप मोबाइल पे देख लें, साथ वाले के मोबाइल पे देख लें। Disclosure in financial statements are not in accordance with applicable financial reporting framework। क्या ये misstatement है कि disclosure applicable financial reporting framework के मुताबिक ना हो? Yes। Accounting policy are not consistent with auditor concurs, आपके मोबाइल में नजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट करेक्टली डिस्क्राइब काउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा अब यहां पे ये देख लीजिए, पहली ऑप्शन क्या थी कि डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस। अगर डिस्क्लोजर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है तो मिस स्टेटमेंट है। फिर दूसरा, काउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंट बट ऑडिटर कंकर। देखिए हमने पूछा था कि कौन सी चीज मिस स्टेटमेंट नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, चेंज, लेकिन ऑडिटर एग्री करता है कि चेंज ठीक हुआ है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारी ये थी। हमने ये बताना था कि कौन सी मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स ने बताया कि इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एट एनआरवी बट सर्कमस्टेंसेस नॉट डिस्क्लोज्ड, ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्क्लोजर में भी मिस स्टेटमेंट होती है, इसलिए ये डी वाली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, Which formula will be used to calculate materiality if profit is not given but total assets are given in question? Materiality is equal to 5% of profit. Materiality is equal to 5. ठीक, हाँ जी ठीक।
1% of total. Materiality is equal to 1% of total assets. Correct. C option correct. बिल्कुल. Materiality is equal to 5% of total assets. नहीं, 5% प्रॉफिट के लिए यूज होता है बेंचमार्क. टोटल एसेट्स के लिए 1% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. If misstatements are corrected before signing of auditor's report, auditor shall express unmodified opinion. True or false? अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले मिसस्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन ही एक्सप्रेस करता है. इसका मतलब है ये क्या हुआ? ट्रू. शाबाश. ट्रू नहीं, कुछ फॉल्स वाले. रिपोर्ट साइन होने से पहले मिसस्टेटमेंट ठीक हो जाए, वो ऐसे होता है जैसे कभी मिसस्टेटमेंट थी ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. What will be effect if there are 2 or more misstatements in a single situation and amounts are given? Effect of these statements will be always pervasive नहीं होगा, multiple है, amount given है. Effect of these misstatements will always be material. C. हाँ जी. Amounts will be added and compared with materiality level. आपने जो पूछा था. C option correct. बिल्कुल C option correct. Next, question 6. There is a misstatement whose effect is immaterial. Which of the following opinion will be expressed? Misstatement है effect इमेडिएट. कौन सा ओपिनियन? ए. ठीक. असल में ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था इमटेरियल, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ स्टूडेंट इसको मटेरियल पढ़ जाते हैं. कोई नहीं, आगे से क्वेश्चन 7. Which of the following is not a scope limited? Accounting records destroyed by fire, but copy is available. फिर requested written representation not provided. Management written representation provide ना करे. Scope limitation है. Auditor appointed after year end, so he could not verify stock. ये भी scope limitation है. Management prevents auditor from sending confirmation to party. ये भी scope limitation. तो जो scope, ये क्या भाईजान? हमने पूछा था which is not, बड़ा बड़ा करके लिखा है not. तो काउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन कॉपीज अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब अल्टरनेटिव प्रोसेस से एविडेंस ले सकते हैं. ये बाकी सारी तो स्कोप लिमिटेशन है. हमने पूछा था क्या नहीं है. आगे चल, इसमें मार्क आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is correct? Scope limitation by circumstances or by management have same effect. Same effect नहीं होता. ओके, तो उसने इसका मतलब ये गलत हो गई. Scope limitation by circumstances affects report and other aspects. ये ठीक है? नहीं, scope limitation by circumstances सिर्फ रिपोर्ट को अफेक्ट करती है. Auditor can withdraw in case of scope limitation by management. Yes, ये स्टेटमेंट ठीक है. स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो तो ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है. ऑडिटर एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन, भाई स्कोप लिमिटेशन परवेसिव हो, एडवर्स ओपिनियन नहीं आता, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है. क्वेश्चन 9. 2 मिनट. मिस स्टेटमेंट्स बिलो मटेरियलिटी लेवल कैन आल्सो बी मटेरियल ऑन एग्रीगेट और क्वालिटेटिव बेसिस. तो फटाफट अटेम्प्ट किया आपने. अब ये कंसेप्ट केस स्टडी में भी याद रखिएगा कि मिस स्टेटमेंट्स बिलो मटेरियलिटी लेवल भी मटेरियल हो सकती हैं, क्वालिटेटिव और एग्रीगेट. क्वेश्चन 10. If management has not recorded depreciation expense but has disclosed this fact in notes,
डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन नोट्स में बता दिया कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो सही कर दिया उसने। अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, करेक्ट। मिस स्टेटमेंट है ना भाई, डिस्क्लोजर में लिख भी दिया, इनकम स्टेटमेंट तो गलत है ना, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो ये मिस स्टेटमेंट है। 11 when is adverse opinion expressed? कोई वो आसान है। एडवर्स ओपिनियन है, मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट परवेसिव, ए करेक्ट। मिस स्टेटमेंट, अभी एडवर्स और डिस्क्लेमर इसमें आप घूम रहे हैं, ये गलत करते थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, if there is scope limitation whose effect is not mentioned in question, neither any benchmark given in question, effect will be always pervasive. स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मेंशन नहीं, बेंचमार्क सी, दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे कि मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन, इफ मिस स्टेटमेंट्स आर करेक्टेड बिफोर साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट देम टू दो शाफिक वर्नस। अगर मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट से पहले करेक्ट हो जाए, जी करेक्ट। अब टॉपर्स की अनाउंसमेंट, प्राइस। अच्छा, आपने अपना मोबाइल दिखाना है जिस पे पोजीशन आ रही हो। ये जिब्रक भाई, ये जिब्रक कौन है? जिब्रक, हाँ ये दीजिए। ये फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश भाई को दीजिए। सेकंड पोजीशन हमजा को दीजिए भाई, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। सेकंड, थर्ड पोजीशन 125595, थर्ड पोजीशन 120984, 120984, शाबाश, उनको ट्रांसफर करें। और एहसन को भी दीजिए, शाबाश। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।